हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की स्लत्स्की की विधि क्या है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की प्रोफेसर हिक्स की विधि कौन सी थी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोफेसर स्लत्स्की ने क्या मेथड दिया। हमें पता है कि जो कीमत प्रभाव होता है उसको दो में विभक्त किया जा सकता है, इनकम इफेक्ट आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो कीमत प्रभाव होता है वो वास्तव में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है, का जोड़ होता है। तो हिक्स ने इनको डिकम्पोज करने का या इनको सेपरेट करने का अपना एक तरीका दिया था। उसका हमने डायग्राम देखा था और उसको डिटेल में देखा था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसी प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करने का या सेपरेट करने का प्रोफेसर स्लत्स्की ने क्या तरीका दिया। प्रोफेसर स्लत्स्की जो है एक रशियन इकोनॉमिस्ट हुए थे और उन्होंने भी अपना तरीके से कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन में विभाजित किया था। हालांकि दोनों ही मेथड्स में जो मेन डिफरेंस है वह ये है कि अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हिक्स ने तो कहा था कि कीमत प्रभाव को जब डिकम्पोज करते हैं या किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो उपभोक्ता जो है एक ही जो प्रारंभिक तटस्थता वक्र है उसके एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर खिसक जाता है। सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है बट उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। एक बार देख लेते हैं वापस से कि जो स्लत्स्की वाला प्रोफेसर हिक्स का जो डायग्राम था वो कैसा था। एक बार रिवीजन देख लेते हैं। ये हमने प्रोफेसर हिक्स का डायग्राम देखा था। इसमें देखा था प्रोफेसर हिक्स में कि उपभोक्ता जो है एक ही इंडिफरेंस कर्व पर है लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ गया है, जबकि अभी स्लत्स्की के डायग्राम में हम देखेंगे कि उपभोक्ता एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है, ऊंचे तटस्थता वक्र पर जाता है। ये अभी हम जब ये स्लत्स्की वाला देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय और y वस्तु की कीमत अगर स्थिर रहे और x वस्तु की कीमत पहले के अपेक्षा कम हो जाए, x वस्तु की कीमत पहले की अपेक्षा कम हो जाए और y वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय जो है वो कांस्टेंट रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो हमारी बजट रेखा जो है, कीमत रेखा है, वो चेंज हो जाएगी। अब नई बजट रेखा कैसी होगी, क्योंकि x वस्तु की मात्रा पहले की अपेक्षा कम हो गई है, x वस्तु की कीमत, तो उपभोक्ता अपनी दी गई आय पर x वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है, जबकि y वस्तु की कीमत में कोई चेंज नहीं आया, पहले के मुकाबले है, तो उसकी खरीद पर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतना का उतना ही खरीदेगा। तो y वस्तु यहाँ पे है, इधर जो हमारी यहाँ से जो कीमत रेखा है इधर कोई चेंज नहीं आएगा, पहले भी अधिकतम इतना y खरीद सकता था, अभी भी अधिकतम इतनी y वस्तु खरीद सकता है। लेकिन क्योंकि x वस्तु सस्ती हो गई है तो अब पहले जहाँ वो अधिकतम इतनी x वस्तु खरीद पा रहा था, अब अधिकतम जो है इतनी x वस्तु खरीद सकेगा। तो इसीलिए हमारी जो नई कीमत रेखा है वो क्या हो जाती है, AB1, ये नई कीमत रेखा हो जाती है। अर्थात हमारी कीमत रेखा अब हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में जो है रोटेट हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है। पहले AB थी इनिशियल कीमत रेखा, नई कीमत रेखा हमारी कितनी बन गई, AB1 बन गई है। तो अब नई कीमत रेखा AB1 है, तो इस पर अब नया तटस्थता वक्र क्या है, IC3 आएगा और उपभोक्ता का नया साम्य का बिंदु क्या होगा, T पॉइंट हो जाएगा।
इस बिंदु पर तटस्थता वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को टेंजेंट है, एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, इसीलिए ये जो है टी पॉइंट ये हमारा नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। यानी कि उपभोक्ता कहाँ जो है आर से टी पर आ गया है। इनिशियल इक्विलिब्रियम ये था, नया इक्विलिब्रियम जो है टी बिंदु हो गया है। या हम कह सकते हैं इनिशियली उपभोक्ता x की OQ1 मात्रा खरीद रहा था, अब जो है x की OQ3 मात्रा खरीद रहा है। तो Q1 से Q3 तक का परिवर्तन है या R से T तक का जो मूवमेंट है ये क्या हो जाता है, हमारा कीमत प्रभाव हो जाता है, प्राइस इफेक्ट हो जाता है। या Q1 से Q3 भी इसको कह सकते हैं, यहाँ पर पहुँच जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो प्राइस इफ़ेक्ट है अब देखेंगे कि इसको दो भागों में कैसे बांटा जाए, इनकम इफ़ेक्ट में और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में प्रोफेसर स्लत्स्की ने कैसे विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो है, प्रतिस्थापन प्रभाव है, वो कैसे निकाला जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव निकालने के लिए हमने देखा था हमें क्या करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन प्रभाव निकालने के लिए उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर मानना होता है और उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर मानकर ये देखा जाता है कि किसी भी वस्तु के कीमत का कम होने का या घटने का या बढ़ने का क्या प्रभाव होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर x वस्तु की कीमत कम हो गई है, ये हमने अभी देखा, नई बजट रेखा प्राप्त हुई है, तो x वस्तु की कीमत कम होने के कारण क्या हुआ, उपभोक्ता की जो रियल इनकम है, वास्तविक इनकम है, वो एक तरीके से बढ़ जाती है। ये हमने पहले भी देखा था क्यों बढ़ जाती है। वास्तविक आय क्या होती है, वास्तविक आय का मतलब है कि हम एक्चुअली कितनी वस्तुओं का परचेज़ कर रहा है। तो क्योंकि x वस्तु की कीमत पहले से कम हो गई, यानी कि वो अपनी उतनी ही कीमत आय में जितनी उसके पास पहले थी, अब x वस्तु को मौद्रिक आय तो उतनी ही है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी सपोज़ 500 रुपये कमा रहा था, अभी भी 500 रुपये कमा रहा है, लेकिन x वस्तु की कीमत कम होने से अब उसको लगता है कि वो पहले की अपेक्षा x वस्तु को ज़्यादा खरीद सकता है, तो उतनी ही आय में अब वो ज़्यादा खरीद कर पा रहा है। तो इसीलिए उपभोक्ता को प्रतीत होता है, या हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है। और प्रतिस्थापन प्रभाव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उपभोक्ता की जो वास्तविक आय में वृद्धि हुई है हमें इसको समाप्त करना पड़ता है। और इसको समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि के बराबर ही उपभोक्ता की मौद्रिक आय को हम कम कर देते हैं। वास्तविक आय में वृद्धि क्यों हुई, एक बार फिर देख लो। वास्तविक आय में वृद्धि किस लिए हुई, क्योंकि अब x वस्तु पहले से सस्ती हो गई। x वस्तु पहले से सस्ती होने का मतलब हुआ कि अब वो उतनी ही आय में x की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा, और ज़्यादा मात्रा खरीदने से उसको लगेगा कि अब वो पहले से रिच हो गया है, पहले से उसकी आय, वास्तविक आय बढ़ गई है, क्योंकि अब वो ज़्यादा खरीद कर पा रहा है। तो इस बढ़ी हुई वास्तविक आय को बराबर ही हमें जो है उसकी मौद्रिक आय है उसको कम करना पड़ता है। तो मौद्रिक आय कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नई कीमत रेखा बनाते हैं, और इस नई कीमत रेखा को ये कैसे बनेगी, जो हमारी इनिशियल ये AB1 कीमत रेखा है, इसके पैरेलल में हमने एक जो है LM करके नई कीमत रेखा बना दी है। ये जो नई कीमत रेखा है ये पुरानी जो AB1 थी उसके समानांतर होती है, उसके पैरेलल होती है। AB1 पुरानी थी और नई कीमत रेखा हमने LM बना दी। तो इसमें हमने क्या उपभोक्ता की मौद्रिक आय को इतना कम कर दिया, उपभोक्ता की मौद्रिक आय को उतना कम कर दिया है। तो अब नई कीमत रेखा पर उपभोक्ता एक नए तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है, और अब इसका सामने का बिंदु क्या हो जाता है, S हो जाता है। अब हिक्स और स्लत्स्की के तरीके में जो मेन डिफरेंस आता है वो यही आता है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि वो किस हिसाब से वास्तविक आय को कम करते हैं। यहाँ पर जब स्लत्स्की ने वास्तविक आय को कम करके नई कीमत रेखा बनाई है, जो ये LM
नई कीमत रेखा बनाई है। इसकी खास बात क्या है कि ये कीमत रेखा जो उपभोक्ता का वास्तविक या प्रारंभिक साम्य का बिंदु था आर बिंदु, उसको काटते हुए निकलती है। अर्थात कि उपभोक्ता अपना ऐसी प्रकार से ये कीमत रेखा बनती है कि उपभोक्ता जो अपना प्रारंभिक ये पॉइंट था जहाँ पर या फिर प्रारंभिक एक्स और वाई वस्तुओं का खरीद का बिंदु था, उससे क्रॉस करता हुआ निकलता है। अर्थात वो अपने प्रारंभिक कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है उपभोक्ता। तो ये मेन डिफरेंस है। जबकि हिक्स ने क्या किया था, हिक्स ने जब कंपेंसेट किया था तो यहाँ पर भी हिक्स ने जो ये कंपेंसेट किया, ये वाला कौन सा है, ये हिक्स का डायग्राम है। हिक्स ने जब कंपेंसेट करके नई कीमत रेखा बनाई तो वो हमारा वास्तविक बिंदु कौन सा था, सामने का आर बिंदु था, इसको काटते हुए नहीं निकल रही है, इसके नीचे से निकलती है और उपभोक्ता जो है सेम तटस्थता वक्र पर दूसरे बिंदु पर आ जाता है। जबकि स्लत्स्की में क्या हुआ है, यहाँ पर सेम जो हमारा वास्तविक या प्रारंभिक साम्य का बिंदु था उसको काटते हुए नई कीमत रेखा बनी है और उपभोक्ता उस तटस्थता वक्र से ऊंचे एक दूसरे तटस्थता वक्र पर आ जाता है और एक नया साम्य का बिंदु जो है वो पहले की अपेक्षा ऊंचे तटस्थता वक्र पर प्राप्त होता है। और यानी कि उपभोक्ता अब नए साम्य के बिंदु पर एक्स की तो बढ़ी हुई मात्रा खरीद रहा है और वाई की जो है पहले की अपेक्षा थोड़ी कम मात्रा खरीदता है, क्योंकि अब एक्स वस्तु जो है सस्ती है पहले के मुकाबले, तो वो एक्स की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। वाई वस्तु अब तुलनात्मक रूप से महंगी हो गई है तो वो वाई की कम मात्रा खरीदेगा। तो आर से लेकर एस तक का जो मूवमेंट होता है या Q1 से लेकर Q2 तक का जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इसे हम ये भी कह सकते हैं स्लत्स्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो तरीका है प्रोफेसर स्लत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो अंतर क्या हुआ कि प्रोफेसर स्लत्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में जो कीमत रेखा होती है वो प्रारंभिक जो बिंदु होता है उपभोक्ता का उससे निकलती है, उससे क्रॉस करती हुई निकलती है। जबकि हिक्स में जो है कीमत रेखा वो एक नई कीमत रेखा बनती है, सेम तटस्थता वक्र को टेंजेंट करती हुई निकलती है। अब यदि हम देखना है कि आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट को कैसे निकाला जा सकता है। इनकम इफेक्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे कि उपभोक्ता को यदि वापस AL इतना हमने कम कर दिया था उपभोक्ता की मौद्रिक आय, इसी के बराबर मौद्रिक आय जो है उपभोक्ता को वापस लौटा दी जाए, वापस कर दी जाए, तो क्या होगा, वापस से वो नए बजट रेखा पर आ जाएगा, जो कि बजट रेखा कौन सी होगी, A से B1 तक होगी। और A से B1 पर उपभोक्ता जो है IC3 जो है तटस्थता वक्र पर आता है और सामने का बिंदु T बिंदु हो जाता है। तो इस T बिंदु पर उपभोक्ता क्या कर रहा है, X की इतनी मात्रा खरीद रहा है और Y की इतनी मात्रा खरीद रहा है। तो S से T तक का जो मूवमेंट होता है वो हो जाता है इनकम प्रभाव, क्योंकि अब जो X वस्तु की मात्रा में वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है, उपभोक्ता को वापस बढ़ी हुई मौद्रिक आय लौटाने के कारण, उपभोक्ता की मौद्रिक आय में वृद्धि के कारण। तो इसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट या फिर आय प्रभाव, Q2 से Q3 तक या फिर S से लेके T तक का मूवमेंट। तो इस डिस्क्रिप्शन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा Y वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए अगर X वस्तु की कीमत में कमी की जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, X वस्तु की तो अधिक मात्रा खरीदेगा क्योंकि X वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती हो गई है, और Y वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि Y वस्तु अपेक्षाकृत महंगी हो गई है तो इसका मतलब वह X वस्तु को Y वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है, X वस्तु को Y वस्तु के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करता है, या हम कह सकते हैं कि Y वस्तु को X वस्तु से सब्स्टिट्यूट करता है।
साथ ही कीमत में कमी से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होने से वह वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीद सकने के कारण और भी ऊंचे तटस्थता वक्र IC3 के जो है T पॉइंट पर फाइनल इक्विलिब्रियम निर्धारित करता है। यहाँ पर X वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है तो ये जो फाइनल इक्विलिब्रियम है वो और भी ऊंचे तटस्थता वक्र पर प्राप्त होता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। हिग्स और स्लत्स्की में हिग्स कहता था कि जो नया बजट रेखा प्राप्त हुई है, नई बजट रेखा हम इसको कहते हैं श्रुति पूर्ति बजट रेखा कह सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर जो इतना भी रियल इनकम या वास्तविक आय में वृद्धि होती है उसके बराबर जो है उसको कम करते हैं। तो कंपेंसेटरी बजट लाइन होती है ये। अगर वास्तविक आय में वृद्धि होगी तब तो हम उसकी वृद्धि उसको वापस ले लेंगे, और अगर वास्तविक आय में कमी होती है तो उस कमी के बराबर उसको वो उपभोक्ता को लौटा देते हैं। तो ये कंपेंसेटरी बजट लाइन होती है। हिग्स में कंपेंसेटरी बजट लाइन जो होती है वह इस प्रकार से होती है कि उपभोक्ता सेम तटस्थता वक्र के नए बिंदु पर सामने पर हो। स्लत्स्की में कंपेंसेटरी बजट लाइन इस प्रकार से होती है कि वो प्रारंभिक साम्य के बिंदु को काटता हुआ नए तटस्थता वक्र पर स्पर्श करे। तो जहाँ पर स्लत्स्की में 3 तटस्थता वक्र बनते हैं, वहीं हिग्स के डायग्राम में हम केवल 2 तटस्थता वक्र बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्लत्स्की एंड हिग्स अप्रोच। सबसे पहला जो अंतर है वो ये है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि प्रोफेसर हिग्स ने तो बोला था कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय और वाय वस्तु की कीमत को कांस्टेंट रखते हुए यदि एक्स वस्तु की मात्रा में या एक्स वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो उपभोक्ता को मौद्रिक आय में भी उतनी ही मात्रा में कमी या वृद्धि करनी चाहिए ताकि उपभोक्ता अपने प्रारंभिक तटस्थता वक्र पर बना रह सके, प्रारंभिक तटस्थता वक्र के दूसरे संतुष्टि बिंदु पर। जबकि प्रोफेसर स्लत्स्की कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन यानी कमी या वृद्धि हो तो उपभोक्ता को मौद्रिक आय में उतनी ही मात्रा में कमी या वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि उपभोक्ता एक्स और वाई वस्तुओं के प्रारंभिक संयोग को खरीदने के साथ साथ पहले की अपेक्षा ऊंचे तटस्थता वक्र पर नए संतुलन को आज्ञा दे। समझ रहे हो आप, यहाँ पे एक्स और वाई वस्तुओं के प्रारंभिक संयोग को खरीद सके और ऊंचे तटस्थता वक्र पर नए संतुलन बिंदु पर पहुंच सके। जबकि हिग्स ने बोला था कि प्रारंभिक तटस्थता वक्र पर पहुंच जाए और संतुष्टि का स्तर पूर्ववत बना रहे, क्योंकि सेम तटस्थता वक्र पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है। और दूसरा अंतर यह है कि प्रोफेसर हिग्स का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो व्यवहारिक प्रयोग की दृष्टि से थोड़ा सा सही नहीं प्रतीत होता है, जबकि स्लत्स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव है वो व्यवहारिक प्रयोग या प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़्यादा हमें एडवांटेजियस या ज़्यादा हेल्पफुल लगता है, क्योंकि उपभोक्ता मौद्रिक आय में श्रुतिपूरक परिवर्तन को सरलता से निर्धारित करना संभव होता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है, हिग्स अप्रोच और स्लत्स्की अप्रोच। दोनों ही अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन और दोनों में ही कुछ जो मेजर डिफरेंस वो तटस्थता वक्र और इक्विलिब्रियम पॉइंट का होता है। तो इसके साथ ही हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं इंडिफरेंस कर्व का और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इसमें हमने तटस्थता वक्रों को डिटेल में पढ़ लिया है, उपभोक्ता का संतुलन कैसे निर्धारित होगा ये देख लिया है, हिग्स का अप्रोच देख लिया, स्लत्स्की का अप्रोच देख लिया, और साथ ही साथ हमने देखा कि कीमत उपभोग वक्र कैसे बनते हैं, आय उपभोग वक्र कैसे बनते हैं, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होते हैं। तो इसके साथ में ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, और इस टॉपिक के साथ में जो सेकंड पेपर है उसकी पहली जो हमारी दूसरी इकाई है वो भी हम इसके साथ में पूरी कर रहे हैं। अब हम इसमें जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।